नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। गेहूं, चना, जौ, बाजरा और न जाने कितने प्रकार की फसलें हमें प्रकृति ने दी है, लेकिन क्या इनमें से वो सभी हैं जिनको हम जानते हैं? अगर जवाब कहूँ तो शायद नहीं। आज हमारे साथ सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर एस.के. यादव, प्रधान वैज्ञानिक आईसीएआर एनपीजीजीआर मौजूद हैं, जो आज हमें ये बताएंगे कि उनके यहाँ आने का मकसद क्या है और किस तरह की जागरूकता वो आज कृषि क्षेत्र में और समाज में देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये सर कि यहाँ आने का उद्देश्य आपका क्या है? हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इसमें पूरे देश भर से जितने प्रकार की पादप जैव विविधता है, डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, वो हम एकत्रित करते हैं अपने एक्सप्लोरेशन मिशंस के द्वारा और एकत्रित करके उसको नेशनल जीन बैंक में रखते हैं ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स में उसका हम उपयोग कर सकें। और जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है या कहीं पर कोई डैम बनाना होता है या कोई बिल्डिंग्स बनानी होती है तो पूरी की पूरी जैव विविधता को ख़त्म कर देते हैं। परंतु उससे पहले ही हमारा इंस्टीट्यूट उन फसलों को वहाँ से सैंपल लेकर और नेशनल जीन बैंक में रख देता है, जिससे आने वाले समय में उस पर्टिकुलर इलाके में वही फसल दोबारा लगाई जा सके। तो जीन बैंक एक तरीका रखने का। उसके बाद एक टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर जैसे ये टिश्यू कल्चर के अंदर हम कंजर्वेशन करते हैं प्लांट्स की, जिनके बीज नहीं बनते उनको इस विधि द्वारा कंजर्व करते हैं। एक होता है फील्ड जीन बैंक, जो फसलें खेत में ही हम एक फील्ड जीन बैंक बना लेते हैं, वहीं पर उसका कंजर्वेशन करते हैं। तीसरा है क्रायो जीन बैंक। क्रायो के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे पोलन्स को और बीजों को संरक्षित करते हैं। तो ये कुल मिला के सारे जो फसलें हैं, सारा बीज है, वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि कहीं पर आपदा आ जाए, कोई किसी प्रकार की कहीं आग लग जाए, पूरे जंगल साफ हो जाते हैं, तो जीन बैंक में उसका सैंपल अवेलेबल रहता है। वो सैंपल को हम दोबारा ब्रीडर्स को देते हैं, वैज्ञानिकों को देते हैं, वो उसको मल्टीप्लाई करके फिर खेत में आ जाती है। तो एक प्रकार की चेन बनी हुई है। एक हमने मिक्सचर का बाउल रख रखा है। उस मिक्सचर बाउल में हम ये स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को बताना चाहते हैं कि केवल 3 फसलें हम लोग खाते हैं, मक्का, गेहूँ, धान और एक आलू। इनके अलावा और भी 100 प्रकार की फसलें हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, अपना उपयोग में ला सकते हैं। परंतु ये 4 ही फसलों से 80 to 90% ऑफ हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, वो 90% लोग उसी 4 फसलों पर आधारित है। परंतु NPGR ये कहता है कि 100 फसलें हैं जिनको हम खाई जा सकती हैं और शरीर के लिए जो आवश्यक है। इसलिए NPGR के ये एक कंसेप्ट है, ये एक भारतीय सरकार की एक प्रकार की पहल है। सर, अभी आपने बताया कि मुख्यतः 4 ही प्रकार की फसलों पे हम लोग डिपेंडेंसी रखते हैं, अपने निर्भरता रखते हैं। अगर बात जागरूकता की करें तो चाहे किसान भाई हों या आम लोग, चाहे स्टूडेंट, कितने जागरूक हैं? संस्थान तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर? हाँ, हम ये इस पर ड्यूटी देते टाइम यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए जो BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं या नॉन BSc हैं, या जो स्टूडेंट्स 10वीं से नीचे भी हैं, या जो हाउस वाइफ्स हैं, फार्मर्स हैं, वैज्ञानिक है, बहुत प्रकार के लोग आए। तो हमने मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स रख रखा है, इसमें लगभग 100 प्रकार के दाने रख रखे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें एक इंटरेस्ट दिखाया कि हमें ये चीज़ें पता है। काफ़ी लोग जो बहुत ही पढ़े लिखे भी थे और लेकिन उनको नहीं पता लगा बहुत सारे बीजों का। तो हम यही चाह रहे हैं कि लोग इन बीजों को पहचानें, अपनी फसलों से परिचय रखें, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के साथ परिचय नहीं रखेंगे तब तक उन फसलों को लगाएंगे कैसे, लगाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि इतनी प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन का हम इस्तेमाल करें। डाइवर्सिफिकेशन प्रकृति का नियम है। अगर हम एक ही फसल को हर रोज़ खाते रहें तो शरीर भी खराब होगा और वहाँ उस जगह की मृदा के अंदर भी कमी आ जाएगी। तो एक क्रॉप रोटेशन होता है, उसी ज़मीन के अंदर हर सीज़न में नई क्रॉप लगाना। तो नई क्रॉप से वो फसल उस ज़मीन से अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को सोखती है। तो एक प्रकार से जैव विविधता खाने के लिए भी, फसलें लगाने के लिए भी, पशुओं के लिए भी, ये प्राकृतिक है। उसी प्रकृति को हम अडोप्ट करना चाह रहे हैं, ये इसका कंसेप्ट है। सर, अगर अगला सवाल मैं आपसे ये कहूँ कि ICR संस्थान किसानों को इसके प्रति कितना जागरूक कर पाया है और किसानों का किस प्रति रुझान इसके प्रति क्या है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ICR एक काउंसिल का नाम है, उसके नीचे बहुत सारे संस्थान हैं। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज उनमें से एक है। पूरे देश के अंदर हर फसल के ऊपर आधारित अलग से एक संस्थान है, हर फसल के ऊपर आधारित अलग से एक संस्थान है। तो वो अपने अपने इलाकों में उसके ऊपर अवेयरनेस कर रहे हैं। एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट ICR के अंडर में है,
IRI में अलग से एक्सटेंशन है, और जितनी भी स्टेट्स में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, कृषि विश्वविद्यालय, हर एक में एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होता है, जिसको हिंदी में कहेंगे विस्तार निदेशालय, कृषि विस्तार निदेशालय, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उनका काम यही है कि गांव में जाना, किसानों से बात करना, उनको फसलों के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना और उनकी समस्याओं को लेकर संस्थान तक आना। तो साइंटिस्ट ने जो तैयार कर दिया है, जो वैराइटीज़ तैयार कर दी, जो टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है, वो किसानों तक पहुंचाने के लिए जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क पूरी कंट्री में है ICAR के इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, और हर स्टेट की अपनी एक कृषि विश्वविद्यालय है और हर एक स्टेट के अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं। वो सारे एक प्रॉपर नेटवर्किंग में काम करते हैं। तो गांव-गांव तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज लेवल वर्कर्स, वो गांव-गांव में जुड़े हुए हैं एक नेटवर्किंग के तहत। क्या संस्थान किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण भी देता है? हाँ, हमारा संस्थान प्रशिक्षण देता है, और ICAR लेवल पे भी बहुत सारे संस्थान इस प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही पिछले कुछ वर्षों से हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक नई स्कीम तैयार की है, एक नई स्कीम लॉन्च की है। उसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव, MGMG। ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से ऐसा हुआ है। तो मेरा गांव मेरा गौरव में क्या है कि हर एक वैज्ञानिक को गांव के अंदर विजिट करना है, गांव अडॉप्ट करने हैं। तो उन्होंने टारगेट दे दिया है कि ICAR के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट एक गांव के अंदर 4 वैज्ञानिक डेप्यूट किए जाएंगे, और वो 4 वैज्ञानिक 5 गाँवों का ठेका लेंगे एक प्रकार का। उस गांव में जाके उन किसानों को जागरूक करेंगे नई टेक्नोलॉजी के प्रति, नई वैरायटीज़ के प्रति, और उन किसानों की समस्याओं से, चाहे वो समस्याएं एंटोमोलॉजी से रिलेटेड हो, जिसे हम कीड़े बोलते हैं, बीमारियों से रिलेटेड हो, चाहे उनकी फसल कम होती हो, कोई भी समस्या है, उसको लेकर इंस्टीट्यूट तक आएंगे और वहाँ उनका समाधान करके फिर उनके पास बात जाएंगे। तो मेरा गांव मेरा गौरव से लगभग पूरी कंट्री में ICAR के जितने संस्थान हैं, वो अपने अपने इलाके में, अपने अपने राज्य के किसानों के साथ जुड़े हैं। तो उससे एक प्रकार की नई क्रांति आई है, नई अवेयरनेस आई है। जो वैज्ञानिक केवल लैब में ही काम करते थे या खेत में काम करते थे, उनको गांव देखने का मौका मिला, गांव में जाने का मौका मिला। क्योंकि हम लैब में बैठ के काम करते हैं तो किसानों की समस्या से रूबरू नहीं हो पाते हैं। किसानों की समस्या जब पता लगेगी तो किसान से बात करेंगे, तपती दोपहरी में उसके पास बैठ के एक गिलास पानी पियेंगे, तब हमें पता लगेगा कि किसान किन एडवर्स कंडीशंस में काम करते हैं। जी। तो मेरा गांव मेरा गौरव उसका एक ज्वलंत और एक साक्षात उदाहरण आज की तारीख में है। सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये कि किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये संदेश है कि जो हमारी पुरानी फसलें थी, जैसे मंडुआ, रागी, बाजरा, मिलेट्स, इनको हम खाना ना छोड़ें, इनको खाएं भी, लगाएं भी। क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ है, विकास की रीढ़ है। किसान अन्न पैदा करते हैं, और अन्न के बाद ही, अन्न खाने के बाद ही दुनिया की सारी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे औद्योगिक क्रांतियाँ हैं, चाहे लिटरेचर में क्रांति हैं, वो सब भोजन के बाद ही तो आएंगी। किसान उस भोजन को तैयार करते हैं। तो किसानों को यही संदेश है कि वो 3-4 फसलों के अलावा कम से कम 10-12 फसलें लगाएं, जो उसके इलाके में, उस वातावरण में, उस पानी और मिट्टी में पैदा हो सकती हैं। तो खुद भी खाएगा, अपने आसपास के लोगों को भी खाने के लिए देगा, और एक प्रकार से पूरे समाज में अवेयरनेस आएगी। तो देखा आपने, संस्थान तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन अब चुनौती किसानों के आगे, किसान किस तरह से इन संस्थानों से जुड़ें, और जो प्रशिक्षण ये संस्थान किसानों को देना चाह रहे हैं, वो किस तरह इसका फ़ायदा ले पाएँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।